है कि इससे पहले भी योगा हर कार्यक्रम में मैं एक वक्ता के तौर पर आ चुका हूँ। लेकिन अभी इस सत्र में कुछ नए लोग होंगे, कुछ पुराने होंगे जिनको मैं पता हूँ, लेकिन सभी के परिचय के लिए एक बार पूरा परिचय देता हूँ कि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान यवतमाल, यहाँ पे एक संस्था चलती है हमारी, जो सामाजिक कार्यों पर काम करती है। और वो काम आत्महत्याग्रस्त किसान, जो आत्महत्या, यवतमाल जिला हमारा आत्महत्या के लिए जाना जाता है, तो उनकी जो महिलाएं रहती है उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद उनके बच्चों के लिए छात्रावास है। और उसके बाद हमने किसानों के लिए काम चालू किया है, जो काम है जैविक खेती यानी प्राकृतिक खेती। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमने कभी किसानों को एक खेती के इस पर रखा नहीं कि हमारे सुभाष पालेकर जी की पद्धति से ही करो, या सुभाष शर्मा जी की पद्धति से ही करो, या राजीव भाई दीक्षित जी के पद्धति से ही करो। ऐसा कुछ हमने रखा नहीं है कि जिस किसान को जैसा हो सकता है वैसे पद्धति से उसने खेती करना है, सिर्फ विदाउट केमिकल, विदाउट फर्टिलाइजर खेती करना है। फिर अगर एकदम खेती में उतारेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने खुद 3 साल पूरे इस पर प्रयोग किए। हमारे खेती में काम प्रयोग करते करते जो जो प्रयोग सक्सेस होते गए वो हम किसानों को बताते गए। पिछले 2015 से ये काम चल रहा है। अभी 2025 यानी 10 साल में हमने 15,000 किसानों तक ये काम पहुंचाया है। 15,000 किसान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें 15,000 किचन गार्डन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 15,000 महिला भी हमारे साथ काम कर रही है कि जो घर में अपने खुद के लिए, घर के परिवार के लिए खुद के भाजीपाला या सब सब्जियां निकाल रही है। तो ये काम करते करते, जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि पंचगव्य भी है, तो हमने जीवामृत है, गोकृपा अमृतम है, भू अमृत है, दशपर्णी अर्क है, बेल अर्क है, ऐसे 48 प्रकार के दवाई तक हम पहुंच चुके हैं, जो घर पे ही हम बनाए और किसानों को भी सिखाए। और ये सिखाने में हम कभी किसानों से पैसे नहीं लेते, दवाई देने के पैसे नहीं लेते, सब फ्री में हम किसानों के लिए काम करते हैं। तो ये करते करते अभी पंचगव्य तक हम आ चुके हैं। पंचगव्य कैसा है कि किसानों को खेती में देने के लिए महंगा गिरता है, लेकिन खेती के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। जैसे खेती के लिए वैसे ही हम मनुष्यों के लिए भी है। तो मनुष्य के लिए जो पंचगव्य काम करता है वो खाने से लेके तो नहाने तक काम करता है, बदन पर लगा के नहाने तक काम करता है। लेकिन अभी भी इसमें किसान या हर कोई इंसान इसमें फंसा है कि गाय का गोबर हम बदन पर कैसे लगाएं। तो अभी उस पर काम चालू है कि वो गाय के गोबर में क्या क्या है किसानों को बताना है, सभी लोगों को बताना है। और वो पंचगव्य पर, जैसे कि अभी साबुन लक्स है, संतूर है, बाहर के जो अपन सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें कास्टिक सोडा रहता है, और वो बदन पर लगाते हैं तो त्वचा रोग ज़्यादा तैयार होते हैं शरीर पर। तो हमें इससे दूर करने के लिए हम अब पंचगव्य पर आए हैं। अब जैविक खेती का अगर हम विषय लेते हैं तो किसान अभी जो जैविक खेती कर रहा है तो उसमें उनके सामने एक ही समस्या ज़्यादा रहती थी कि फसल अच्छी बढ़ती थी, फसल अच्छी आती थी, लेकिन फसल में जो इल्लियाँ लगती थी वो इल्लियाँ कवर करने के लिए उनको कभी बताते नहीं थे, लेकिन कोराजन मार देते थे। जो कोराजन इतना भारी रहता है कि खेती में स्प्रे करने के बाद इल्ली एक दिन में मार डालती है, लेकिन इल्ली मरने के बाद 15 दिनों तक कम से कम उस जो फसल पर छिड़काव करते हैं वो खा नहीं सकते। लेकिन किसान क्या, आज सवेरे मार देता था, कल शाम को फसल तोड़ के मार्केट में भेज देता था। तो हमने जब उस पर अभ्यास किया तो हमारे एक ध्यान में आया कि किसान जो पका उगा रहा है, जो किसान बेच रहा है, वो खाने की चीज कम और बीमारी की चीज ज्यादा, यानी जहर ज्यादा बेच रहा है। तो हमने उस पर भी काम चालू किया। काम चालू करते करते हमने एक कीटकनाशक तैयार किया, और वो कीटकनाशक बाजरे के आटे से तैयार किया। जो बाजरा हम खाते हैं वही बाजरे के आटे से हमने इल्लीनाशक तैयार किया।
तो फिर वो तैयार करने के बाद जो छिड़काव किए, जो परिणाम उसके आए, वो परिणाम आने के बाद आज उस एक दवाई की वजह से हमारे साथ हजारों किसान जुड़ चुके। और जो पेस्टिसाइड बाहर से लाते थे, केमिकल जो लाते थे, वो आज लाना हमारे किसानों ने बंद किया है। यानी 15,000 किसानों में से कम 10,000 किसान ऐसे हैं कि जो कृषि केंद्र सेवा में जाती ही नहीं है। तो अभी जो फसल है हमारे किसानों की, या आपके तरफ भी अब गेहूं की फसल ज्यादा है, तो गेहूं में हम पंचगव्य इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। पंचगव्य के फायदे ऐसे रहते हैं, पहले बनाना बताता हूँ कैसी बनानी है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या फायदे हैं। पंचगव्य जो है, अब पंचगव्य नाम ही ऐसा है कि हम जो गौ माता के सानिध्य में रहते हैं उनको समझ में आता है कि पंचगव्य क्या है, लेकिन जो पंचगव्य गाय के सानिध्य में नहीं रहते उनको अभी इसका कुछ अंदाजा ही नहीं कि पंचगव्य है क्या। तो पंचगव्य तैयार करने के लिए हमें गोबर लगता है गौ माता का, गोमूत्र, दही, दूध और गौ माता का ही घी लगता है। ये सामग्री जो है हमें जिस लेवल में बनाना है, यानी हमें 1 किलो में बनाना है या 1 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए, 3 एकड़ के लिए, जितने इसमें बनाना है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें 1 लीटर गोमूत्र लगता है, 3 एकड़। एकड़ बता दो, हाँ एकड़ का, एकड़ हाँ की एक, मात्रा बता दो। जी जी एकड़ की बता रहा हूँ। तो ये जो सामग्री अभी बता रहा हूँ, ये एक 3 एकड़ की सामग्री है। 1 लीटर गोमूत्र लगता है, 1 किलो देसी गाय का दूध लगता है, 1 लीटर दही लगता है, और आधा से 1 किलो घी लगता है, आधा से 1 किलो गुड़ लगता है, और 1.5 लीटर पानी लगता है। ये सभी सामग्री हमें 7 दिनों तक, 7 या 10 दिनों तक एक जगह करके उसकी प्रक्रिया होने देना है, और ये ढक के रखना है छाव में। ये छाव में रखने के बाद हमें 1 एकड़ के, आप 3 एकड़ में ये 200 लीटर में घोल करके छिड़काव करना है। 200 लीटर पानी में लेके इसका घोल तैयार करना है और उसका छिड़काव करना है। तो इसके छिड़काव से जो है मिट्टी, ये जो फसल है, फसल की अच्छी बढ़त होती है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, और जो फसल पे कीट आते हैं उस कीट का प्रादुर्भाव कम होता है, और पीक गुणवत्ता जो है, यानी कि पीक की ग्रोथ जो है अच्छी तरह से होती है। और हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु की संख्या जो अभी कम हो चुकी है, वो संख्या भी बढ़ने में काम करती है, क्योंकि अभी रासायनिक और पेस्टिसाइड के वापर से हमने पूरा सिस्टम ही पूरा खत्म कर दिया है जो सूक्ष्म जीवाणु का है। जब तक जीवाणु खेती में बढ़ेंगे नहीं तब तक फसलों को अन्न द्रव्य मिलेंगे नहीं। क्योंकि एक किसानों को हम उदाहरण कभी भी एक देते हैं कि हमारे घर में अगर शादी है और शादी में खाना खिलाने के लिए सभी लाया है, आचार्य लाया है, सब लाए, खाना बनाने वाला जो आचार्य रहता है सभी लाए है, लेकिन जो खाना खिलाने वाले कैटरर्स जो रहते हैं वही नहीं है, तो खुद लेके खा नहीं सकते। अगर खुद लेके खाते भी है तो भी वो पेट तक लेके जाने के लिए हाथ होना है, एकदम मुंह लगा के नहीं खा सकते। तो किसानों को इस पर से ये समझ में आता है बाद में कि ये जो कह रहे हैं कि खेत में खाद हम डालते हैं, खाद डालने के बाद वो मिट्टी में वैसा ही रहता है, जब तक जीवाणु नहीं रहेंगे तब तक, यानी कि आचार्य का काम हम कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाने वाले हैं और जो खाने वाले हैं, फसल जो खाने वाली है वो खुद अपने मूल्य के लिए वो खुद लेती नहीं है। जब तक वहां तक जीवाणु खाद पहुंचाएंगे नहीं, अन्न द्रव्य पहुंचाएंगे नहीं, तब तक फसल बढ़ेंगी नहीं, और वो जीवाणु अपने खेत में रहे नहीं है। तो वो जीवाणु तैयार करने के लिए हम पंचगव्य, जीवामृत, गोकृपा, भू अमृत, इसका हम वापर किसानों को करने का सिखा रहे हैं।
अभी भी किसान एक ही दुविधा में है कि जैविक खेती में, इससे पहले सुभाष पालेकर जी ने भी कहा है कि घी का उपयोग नहीं करना है खेती में, ऐसा, क्योंकि उनका कहना है कि खाने को नहीं मिलता है घी, और किसान अगर खेती में डालेंगे तो खाएंगा क्या, लेकिन खेती को खिलाएंगे तो ही किसान खाएंगे, क्योंकि खेती में जो जीवाणु है, जीवाणु की संख्या बढ़ती रहेंगी, वैसी वैसी जमीन अपनी पोषक होती रहेंगी। अभी जमीन हमारी बंजर होने की स्थिति में है। अभी आपके तरफ कौन सी क्रॉप रहती है? गेहूं है अभी वर्तमान में, इसके बाद मूंग और फिर धान। ऐसी तीन, हाँ, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में इस तरह हाँ, से चलता है। नर्मदापुर। तो अभी आपके तरफ गेहूं की फसल क्या एवरेज मिलता है? गेहूं का खूब रसायन डालने से 18 से 20 के क्विंटल प्रति एकड़। प्रति एकड़। और बाकी फसल कौन सी रहती है? बाकी धान यानी चावल, तो वो हाँ, भी मतलब 20-22 कुंटल वो मोटी धान होती है, और हाँ। 14 से 16 कुंटल जो है वो सुगंधित धान होती है। और तीन जी, जी, बोलिए। 4 से 5 कुंटल मूंग निकल जाती है प्रति एकड़। हाँ, ऐसे 3 फसल चलता है। वो भी अगर ज्यादा जी पेस्टिसाइड, ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करे तो, जी यानी कि जमीन की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है। जब जी। तक उसको ज्यादा खाद डालेगी नहीं, तब तक वो फसल देंगी नहीं। दिन ब दिन हाँ खर्चा हाँ बढ़ते जा बिल्कुल। रहा है। जी जी। दिन ब दिन अब खर्चा जो है बढ़ता जा रहा है। रासायन खाद की मात्रा बढ़ रही है। हाँ, यानी कि जैसे जैसे खाद की मात्रा बढ़ रही है, वैसा वैसा खेती पर खर्चा भी बढ़ रहा है। जो बचने वाला पैसा है वो आधा कृषि सेवा केंद्र की तरफ भी जा रहा है। तो उस पर से कुछ किसानों को हमें कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसा निकाल के देना है, इसीलिए हम ये पंचगव्य और गोकृपा अमृतम, जीवामृत, इसका वापर बताते हैं। क्योंकि 1 एकड़ में जो हम खाद डालते हैं, वो खाद कम से कम 3 से 4 हजार तक डालते हैं। और पंचगव्य इसका सभी, इसका वापर भी अगर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1,500 के अंदर हमारा सब खर्चा हो जाता है। हाँ यार, दादाजी को मार रहा है। और जमीन की उर्वरकता भी अच्छी बढ़ती है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही देख रहे हैं कि कैसी फसल ज्यादा निकाले, कैसे पैसा कमाने की सिर्फ दिमाग में यही चल रहा है कि पैसा कैसा है। लेकिन आगे की पीढ़ी जो हमारी आने वाली है, उस पीढ़ी का हम कुछ सोच नहीं रहे कि अगले 10 साल में हम वो उस पीढ़ी के लिए जमीन बाकी रखने वाले हैं या नहीं है। जैसे कि आप आपकी जमीन जो आपके पिताजी ने आपको दी है, वही आपने आपके बच्चों को देना है, और वो उनके बच्चों के देंगे, ऐसी पीढ़ी न पीढ़ी चल रही है। लेकिन जो आपको जमीन मिली थी, वो जमीन आपके नाती को जाएंगी उसी तरह से, या आप बता सकते हैं कि नहीं, मेरी वही जमीन मेरे नाती को जाएंगी? जा सकती है क्या? नहीं। क्योंकि आपके पिताजी ने जब आपको जमीन दी, उस जमीन में लकड़े का बना हुआ जो हल रहता था वो जमीन में चलता था। और आज हम जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, आज हमारे खेत में ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा है बराबर। तो अगले 10 साल में उस खेत में ट्रैक्टर नहीं तो हमें जेसीबी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन इतनी बंजर होती आ रही है, इतनी कड़क आती है। जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, और तणनाशकों का जो वापर करते हैं, खरपतवार, उससे जमीन हमारी पूरी बंजर होती आई है। और ये जमीन बंजर से पुनः सजीव बनाने के लिए हमें पंचगव्य, जीवामृत, गोकृपा अमृतम, भू अमृत है, वेस्ट कंपोजर है, और ऐसे बहुत से जीवाणु है कि जो जमीन में छोड़ने हैं। लेकिन जीवाणु ऐसे छोड़ने हैं जो लैब में तैयार होते हैं, वो जीवाणु नहीं छोड़ने हैं हमें। क्योंकि कई लैब में जो जीवाणु को तैयार करने वाले हैं, हम उनको दोष नहीं देंगे, लेकिन उनकी जो चैन जो चलती है, वो चैन चलती है कि आगे का कैसा चलने है। अगर पूरी जमीन सुपीक हो गई, या
जो लैब में वो जीवाणु बनाते हैं उससे जमीन अगर पूरी अच्छी हो गई, एक बार जमीन अच्छी हो गई तो आप कुछ पुनः उनसे लेंगे नहीं, इसलिए वो उसमें कुछ ना कुछ कमतरता रखने ही वाले है कि जिससे उनका भी व्यवसाय चलते रहे। इसलिए हमें एक ही करना है कि देसी गाय का पालन करके हमारे जिस भाग में जो गाय चलती है वो गाय का पालन करके, देसी गाय का पालन करके हमें उसके गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, दही, इससे ही खेती करके हमें खेती उर्वरक बनानी है। क्योंकि जो जीवाणु गाय के गोमूत्र, गोबर में से जमीन में जाएंगे वो अनंत काल तक जमीन में रहेगी, और जो लैब से जाएंगे उसका जीवन कुछ मर्यादित सीमित रहेगा कि वो सिर्फ जितने उनके दिन मर्यादित रहेंगे उतने दिन तक। जैसा हमारा आयुष्य अभी 100 साल का था, 100 से अब 60 में आ चुके हैं हम। 15-16 साल के बच्चों को अटैक आ जाता है, यानी आयुष्य उम्र जैसी जैसे दिन ब दिन कम होती जा रही है। वैसा ही उनका रहने वाला है कि उनको काम करना है। जो गाय के जीवाणु जो खेती में काम करेंगे वो लैब के जीवाणु नहीं करेंगे। इसीलिए खेती उर्वरक अच्छी तैयार करने के लिए हमें गोबर, गोमूत्र का ही उपयोग करना है खेती में। और जिस तरह से इसका उपयोग करना है, अभी बताने वाले तो बहुत से बताने वाले कि 1 एकड़ में 6 ट्रैक्टर खाद डालो। कोई बोलता है कि हमें खाद 1 एकड़ के लिए 3 ट्रॉली बस है, कोई बोलता है 2 बस है। हमारे तरफ एक किसान है, वो कहते हैं कि 1 एकड़ में सिर्फ 60 किलो गोबर डाले तो भी बस है। लेकिन ऐसे से खेती नहीं होगी। गोबर डालना है तो उसका भी एक टाइम रहता है, किस टाइम में डालना है, किस टाइम में नहीं डालना है। ऐसे करके ही हमें खेती करनी होगी। सब इसका अर्थशास्त्र उसका सब समझ कर ही खेती करनी पड़ेगी। नहीं तो जो हमारे पूर्वज करते आए उनको हमने पीछे छोड़ दिया, हम आगे आ गए, हमने उनको कहा कि आपको कुछ समझता नहीं है, आप पीछे रहिए। लेकिन अभी तक ये 10 साल में जो मैं सीखा हूँ, इस 10 साल में मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो पुराने खेती जो थी, जो हमारे पूर्वज खेती करते थे, वही खेती बेस्ट थी। क्योंकि उसमें सभी का विचार किया जाता था, जीव जीवस्य जीवनम कहा जाता था। सबको जीने का समान अधिकार है, सबको खाने का समान अधिकार है। लेकिन अभी हमारी खेती ऐसी हो चुकी है कि जो मिलेगा वो सिर्फ मुझे मिलेगा, जो खाऊंगा वो मैं खाऊंगा। मेरे इसमें से किसी चिड़िया ने भी नहीं खाने होना, किसी इल्ली ने भी नहीं खाने होना, किसी मधुमक्खी ने मेरे खेत में नहीं आने होना। अभी इतना कंपटीशन है कि खेत में चींटी नहीं दिखती है अभी। आपके खेती में चींटी दिखती है क्या? है, चींटी है, रहती है, चींटियां रहती है। हाँ, तो हमारे तरफ तो ऐसी है कि कोई कोई किसान हमें कहते हैं कि हमारे खेत में अगर चींटी आ जाए, मक्खियाँ आ जाए या मकड़ी आ जाए तो फसल बर्बाद हो जाएंगी। यानी अभी तक किसान किस सोच में बैठा है कि हमारी फसल बर्बाद करने के मुख्य कारण हम खुद है। हमारी खेती में जो काम करने वाले हैं वो 70% हमारे मित्र कीड़ है और 30% शत्रु है हमारे। लेकिन 30% शत्रु बचाने के लिए हम 70% मित्र मार रहे हैं। क्योंकि अभी तक किसानों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मित्र कौन और शत्रु कौन। जैसे कि जैविक खेती के लिए जो प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं वो उनके मित्र है, लेकिन उनका कुछ भी समझ के नहीं ले रहे, कुछ कृषि केंद्र सेवा पर ही जा रहे हैं, यानी वो शत्रु की तरफ भी जा रहे हैं। तो उनको मित्र की तरफ लाने का काम हम सभी को ही करना है। हमें जिस तरह से जो जो जानकारी मिलती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए एक दूसरे तरह से किसानों की तरफ माहिती शेयर करनी है। अभी आज का तो वक्त मुझे कम है, क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल में लेके जाना है। नहीं तो मैंने दीदी को कहा था कि मैं आपके साथ 9 बजे तक भी जुड़ सकता हूँ, क्योंकि ये विषय जो है मैं आपको 1 या आधे घंटे में कुछ भी नहीं बता सकता। जो भी विषय मैं आपको बता रहा हूँ वो तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ। एकदम से मैं आपको ये विषय समझा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे के लिए शुरुआत कहाँ से करना और बंद कहाँ पे करना,
यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम कभी शाम के वक्त अगर सभी मिलकर एक एक दिन ऑनलाइन, कल और आ जाइए ना। जी ठीक है ना, नहीं ऐसा भी अगर आपका हो सकता है कि हम सभी दो शाम के वक्त दो तीन में दिन एक आधा लगातार आ घंटे, जाइए। जी जी ठीक है ना, आ जाएंगे। आपके तरफ हम नर्मदापुरम में आए थे, आपने कहाँ पर है, इटारसी। इटारसी मध्ये, नहीं ताई हाँ इटारसीच है ना, जी जी जी, इटारसी। हाँ इटारसी में हम आए थे। वहां पर जब स्वामी परमार्थ देव महाराज जी ने कार्यक्रम रखा था, पवन जी थे, तब आए थे हम। आपके तरफ की धान की फसल बहुत अच्छी तरह से आती है, और वो धान के फसल में आपके तरफ अजोला का उपयोग करते हैं ना, इसका अजोला, अजोला जो पानी पर तरंगती है घास, कम कम। हाँ, कुछ लोग करते हैं। हाँ उसका वापर खेती में बहुत अच्छा है। उससे नत्र का प्रमाण अच्छा बढ़ता है, और जो पानी की कमतरता है वो अच्छी मेंटेन रखता है, कम पानी में खेती अच्छी कर देता है। जो हम समुद्री शैवाल जो कहते हैं, उसका काम भी बहुत अच्छे से करता है वो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे फसल को देता है। और जो उसका पानी भी अगर छिड़काव करते हैं हम, तो भी फसल में नाइट्रोजन की कमतरता पूरी कर देती है। ऐसे बहुत से विषय है, 48 प्रकार की दवाइयाँ है कि जो आपके साथ शेयर करने में मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर तरफ अगर ये दवाई पहुंच जाएंगी तो हर किसान बनाकर अपने खेत के पास ही बना के खेत में ही वापर कर सकता है इसका। और हम जो दवाई बनाते हैं कुछ मार्केट से कुछ भी नहीं लाते, सिर्फ गुड़, गुड़ छोड़ के बाकी कुछ भी हम लाते नहीं है बाहर से। सभी किसानों को खेत के अपने जो बांध रहते हैं उस बांध पर ही हमें सब मिल जाता है, वहां पर ही तोड़ो, वहां पर ही बनाओ। और इसमें से हमारा एक और चीज सार्थक हो रही है कि हम किसानों को जो बताते हैं कि आपको ये दवाई बनाना है, इसका पेड़ लगेगा, तो किसान वो पेड़ को भी बचा रहा है और नए पेड़ों की भी, नए पेड़ भी लगा रहे हैं कि दवाई के लिए हमें काम आएंगे। ऐसे करते करते अभी तक हमने पेड़ भी 3 से 4 हजार पेड़ भी लगाए हैं। हर महीने में हम पेड़ लगाने का उपक्रम रखते हैं, हर खेतों के बंधारे पर या गांव में मंदिरों पर ऐसे उपक्रम रखते ही है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तभी 10 मिनट तक और आपके हाँ साथ में। एक एक जी हाँ, जी हाँ। हाँ, सुमित ये भैया का ये हैंड रेज है। हाँ जी। भैया मेरा आपसे दो प्रश्न था कि पहला कि आपने जो बोला अलग अलग मात्रा को जो आप बता रहे थे कि अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं गोबर डालते हैं एकड़ में, हाँ तो इसका मानक हम एकड़ ही रखें कि इस प्रकार की मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, वो भी एक कारक होना चाहिए निर्धारित करने में कि कितनी मात्रा होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है आपसे कि आपका आय का स्रोत और क्या क्या है, मतलब कृषि आपने बताया, तो आपका इस हाँ 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 कृषि के आसपास और क्या क्या है। हाँ। जी धन्यवाद। तो कृषि के लिए जो आय का जो हमारा है उसमें कैसा कि हम पहले तो जैविक उत्पाद जो खेत में उगाते हैं, गेहूँ है, चना है, हरड़ है, या कुछ सब्जियां भी लेते हैं, तो उसके लिए हमने 500 किसानों की एक कंपनी रजिस्ट्रेट की है, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। और उसमें से हम हमारी खुद की मार्केटिंग खुद करते हैं। और गेहूं जो है हम बंसी गेहूं डालते हैं, 5 हजार प्रति क्विंटल से गेहूं बेचते हैं। चावल काटा डालते हैं, वो 6 हजार से बेचते हैं। खपली डालते हैं, वो 5 हजार से बेचते हैं। सोना मोती डालते हैं, वो 8 हजार 9 हजार तक जाता है। और बाकी जो सब्जियां है हमने ऐसे ग्राहक, चुनिंदा ग्राहक रखे हैं कि जो हर किसान एक फसल लेगा
और सब फसल एक जगह पर करके, सब्जियां एक जगह पर करके हम ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। ऐसी हमारी एक सिस्टम बनी है। और जो मैं खुद की जो एक अलग से ये करता हूँ वो है, मैं पंचगव्य साबुन तैयार करता हूँ, जो सभी ऑर्गेनिक इससे बनती है, जो बाहर का कुछ भी नहीं डालते, केमिकल कुछ भी नहीं डालते। गाय का घी, गाय का दूध, जो पंचगव्य ये, उसमें हम मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, गेरू डालते हैं, और ऐसी ही सामग्री 28 प्रकार की सामग्री डालती है। जैसे जैसे औषधीय वनस्पति है, यानी नीम है, अमृत है, निर्गुड़ी है, मंजिष्ठा है, ऐसे जो वनस्पति है, ऐसा पूरे 28 प्रकार के वनस्पति हम डालते हैं। और ये सब इससे बनाकर अभी जो बेच रहे हैं, तो एक अच्छा मार्केट तैयार हुआ है कि जो एक बार लगाता है वो फिर से मंगाता है ये साबुन, कि नहीं, बाहर की साबुन जो झाग बनता है, हमारे साबुन में झाग नहीं बनता, क्योंकि हम रीटा शिकाकाई डालते हैं। रीटा शिकाकाई नेचुरल है, उसमें इतना झाग बनता नहीं है। जिसमें कास्टिक सोडा डालते हैं उसका झाग बनता है। तो हम कास्टिक सोडा विरहित बनाते हैं, केमिकल विरहित बनाते हैं, और वो बेच रहे हैं। अभी 70 ग्राम का एक साबुन बनाते हैं, एक 40 ग्राम का बनाते हैं। 70 ग्राम का बनाते हैं वो 70 रुपये में बेचते हैं, जो 40 ग्राम का बनता है वो 40 रुपये में बेचते हैं। ऐसा बेच रहे हैं। उससे एक आय हमारी अच्छी आ रही है कि रोज के 25-30 साबुन हमारे घर जा रहे हैं। और जो आपने खेती के लिए जो कहा है कि हम जो लाल मिट्टी है, रेती की है, या चुनखड़ी है, भुरभुरी है, ऐसी जो मिट्टी है, सबसे पहले तो हम किसानों ने एक ही बात काम करनी है कि मिट्टी की जांच, मिट्टी परीक्षण हमें करना है कि हमारे खेत में कौन से अन्न द्रव्य की, मूल अन्न द्रव्य की कमतरता है। जिसकी कमतरता होंगी वो जैविक में हम वो खेती में कैसे पहुंचाए। अगर झिंक की हमारे खेत में कमतरता है, तो झिंक हमें खेत में कैसे पहुंचाना है। हमारे खेत को अगर 1 किलो रासायनिक में झिंक लगता है 1 एकड़ के लिए, तो हमें जैविक में कम से कम 3 से 4 किलो कैसे देना है। हमारे खेत में अगर नत्र की कमतरता है, हमारे खेत में नत्र अगर हमारे एक खेत में 1 एकड़ के लिए 15 किलो यूरिया लगता है, तो 15 किलो यूरिया हम खेत में कैसे पहुंचाए, यानी उस पर हमें काम करना है। नहीं तो हमारे किसान कैसे करते हैं कि मिट्टी की जांच नहीं करते, खाद लाए डाल दिए, खाद लाए डाल दिए, जो फसल को चाहिए वो फसल लेती है, जो नहीं लगता वो पानी से बह के नदी नाले में चली जाती है, और वो मिट्टी खेत में रह जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच करने के बाद हमें ये सब प्रयोग करने हैं, क्योंकि गाय के गोबर में 18 से 20 प्रकार के जो खनिज अन्न द्रव्य जो है, उसमें हमारे जिंक, आयरन, फेरस, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्त, लोह, तांबा, ये सभी प्रकार के घटक है। तो हमारे फसल तक वो वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन कैसा है कि किसानों को जब हम ये बोलते हैं, तो किसान क्या करता है, 1 बार 2 बार जीवामृत दे देता है। जीवामृत देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि हमारे खेत में सभी आ गया। वैसा नहीं रहता कि हमें कम से कम 15 दिनों में 1 बार जीवामृत देना है, 1 बार गोकृपामृत देना है, उसके बाद और जीवामृत देना है। ऐसे हमारी फसल निकलने तक कम से कम हमें 3 से 4 बार जीवामृत देना है, और 3 से 4 बार गोकृपामृत देना है। और इस बार की फसल निकल गई कि अगले बार भी वही करना है। और ये अगर हम चयन 3 से 4 साल तक चालू रखते हैं कंटिन्यू, तब हमारे खेती में ऐसा बदल आएंगे कि हमारे खेती में कभी हमारे से अगर कुछ प्रॉब्लम आई और हम खेती तक काम में नहीं जा पा रहे, 8-10 दिन या 15 दिन भी हमारे कहीं पर जाने आने में लगते हैं, तो भी हमारी फसल, हमारी जमीन हमको साथ देंगी। यानी वो सुदृढ़ होने के बाद जो उसमें ताकत जो आएगी, वो ताकत वो फसल को कायम रखेंगी। एक ये बात है। और जो हम दवाएं जो बनाते हैं, जो छिड़काव के लिए बनाते हैं, वो कौन सी भी खेती में हम उसका वापर कर सकते हैं। सिर्फ रोग आने से पहले हमें उसका वापर करना है। जैसे दशपर्णी अर्क है हमारा, वो 60% टॉनिक, 40% कीड़ नियंत्रक का काम करता है। और कीड़ नियंत्रक का काम ऐसा है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के वनस्पति है,
अब आपके भाग में वो वनस्पति मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आपके तरफ भी ऐसा औषधीय वनस्पति है कि जो वनस्पति कभी इल्ली नहीं खाती उसको, जो वनस्पति पर कभी कोई रोग नहीं दिखता, फ्रेश दिखती है कभी भी, ऐसा वनस्पति हम लेके भी वो वापर कर सकते हैं। हम कल के सत्र में आपको कौन से वनस्पति लगती है उसका भी एक चार्ट बताएंगे कि जिससे आपके भाग में जो जो वनस्पति मिलती है उससे आप ये दशपर्णी अर्क तैयार कर सके। और ये दशपर्णी अर्क जो है जैसे छिड़काव करते हैं तो हमारे खेत में जो बाहर की इल्लियाँ जो या पतंगे जो खेत में आते हैं वो उस दुर्गंध से वो बाहर रह जाती है, क्योंकि इतना दुर्गंध आता है उसका कि इल्ली या पतंगा हमारे खेत में आती नहीं। अगर अगर आती भी है और अंडे डालते हैं पतंगे तो अंडे फट जाते हैं। अगर वो पतंगा कुछ खाता है खेत में तो उसमें बांझपना आ जाता है, और उसमें बांझपना आने के बाद हमारे खेत में जो 250 से 300 अंडे जो वो देने वाली है वो अंडे भी नहीं दे सकती, और एक बार खा लिया तो उसका मुंह भी बंद हो जाता है, तो वो फसल भी नहीं खाएंगे। ऐसे करके ये दवाई काम करती है। और ऐसे ही हमारे पास नत्र की कमतरता पूर्ण करने के लिए भी दवाई है, हमारे पास पोटैश की कमतरता पूर्ण करने के लिए डीएपी तैयार करते हैं हम खुद। हम जो किसान मोनोसिल करके करते हैं, मोनोक्रोटोफॉस, वो भी हम घर पर ही तैयार करते हैं। हम कोराजन घर पे ही तैयार करते हैं। और ऐसे अनेक दवाइयाँ हैं कि जैसे हम छोटे छोटे अन्नद्रव्य, पूर्ण अन्नद्रव्य से लेके सभी हम बना लेते हैं, और वो आपको हर इसमें हम बताएंगे कैसे तैयार करना है, कैसे ज़मीन के लिए किसका वापर करना है। अगर लाल मिट्टी है तो उसमें कितने प्रकार में हमें ये दवाई छोड़नी है, कितने प्रमाण में, ऐसे आपको सभी माहिती देंगे। सिर्फ आज ऐसा है कि 7:45 बच्चे की स्कूल है तो मुझे जाना पड़ता है हम्म। करके, आज थोड़े टाइम कम गिर रहा है। कल और जुड़ूंगा आपने जैसा कहा है, और जो कुछ बची माहिती और आपको दूंगा। ओम, एक आपने जो बाजरे से कीटनाशक बनाने की बात की थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी जी जी, जो बाजरे से जो हम कीटनाशक तैयार करते हैं वो तैयार करने की विधि बता देता हूँ। हम 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं। ये 3 प्रकार की विधि है, तीनों भी विधि बता देता हूँ। 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं गाय का, और 1 किलो बाजरी का आटा लेते हैं। उसका पूरा एक जगह पर घोल बना के प्लास्टिक की जो या प्लास्टो या कौन सी प्लास्टिक की एखादी डब्बी जो रहती है जो केमिकल की हो, तेल की या ऐसी जो अपन पानी के लिए लेते हैं वैसी डब्बी नहीं। एक तो दूध की कैन ले सकते हैं, जो जानवरों को कैल्शियम देते हैं उसकी कैन ले सकते हैं। वो कैन में हम वो 10 लीटर का घोल डाल देते हैं। वैसे तो हम 100 लीटर 200 लीटर में ही बनाते हैं, लेकिन आपको 1 लीटर का बता रहा हूँ, ये 10 लीटर का बता रहा हूँ आपको। तो ये 10 लीटर का घोल जो बनाया है वो घोल हमें प्लास्टिक की डब्बी में डालना है, और जो अपना गोबर का ढिगारा जो रहता है, आपको क्या कहते हैं उसे, जहाँ पर गोबर डालते हैं उसे क्या कहते हैं आपके तरफ? घोड़ा कचरा। हाँ हाँ, उसके अंदर दबा देना है 3 फुट नीचे। वो डब्बी को 3 फुट अंदर उसमें दबा देना है और ऊपर से ढक लेना है। जिस दिन हमने गड्ढे में डाल दिया उसे, उस दिन से लेके 40 दिन तक उसे अंदर रखना है। 40 दिन तक अंदर रखने के बाद, 40 दिन होने के बाद उसे बाहर निकालना है, और एक 20 लीटर की टंकी में 200 मिली लेके उसका स्प्रे करना है। उसके साथ कोई दवाई नहीं लेना है, सिर्फ बाजरे का ही अर्क वो लेना है 200 मिली, और उसका छिड़काव करना है। आपके खेत में कौन सी भी इल्ली अगर रहती है तो ये तीसरे दिन आपको वो पत्ती पर चिपकी हुई दिखेंगी, पूरा उसका पाउडर बन जाएगा उसका। कल मैं आपको स्क्रीन पर उसके फोटो भी दिखाऊंगा कि कैसी इल्ली मर जाती है। और दूसरा जो है, हम 10 लीटर पानी लेते हैं, 1 किलो बाजरे का आटा लेते हैं, यही विधि यही है, ऐसी ही बनानी है, और वापर भी वैसा ही है 200 मिली से। और तीसरी विधि जो है कि 2 लीटर छाछ लेना है, गाय भैंस का किसका भी रहा चलेगा, सिर्फ डेयरी में से नहीं लाने का है, क्योंकि डेयरी में काय का छाछ रहता है हमें भी पता नहीं। जो 2 लीटर छाछ लेना है, 1 किलो बाजरी लेना है, और उसे बारीक कर, आटा बनाना नहीं है उसका, सिर्फ बाजरी।
जो बाजरी दुकान से लाएंगे वो बाजरी 2 लीटर छाछ में डाल देना है 1 किलो, और प्लास्टिक के डब्बे में 5 दिन तक रखना है। 5 दिन के बाद वो छाछ बाहर निकाल लेना है, बाजरी हल्के पानी से धो लेना है, और वो दोनों मिला के 200 मिली से 20 लीटर पानी में लेके छिड़काव करना है कौन सी भी फसल पर। आपके खेत में जो इल्ली लगती है वो इल्ली तीसरे दिन तक पूरी खत्म हो जाएंगी। अगर 3 दिन तक आपको खेत में इल्ली दिखती भी है तो वो कुछ खाएंगी नहीं। और सबसे मेन बात कि जो बाजरी बचेंगी वो छाछ में निकाली हुई, वो बाजरी को हमें एक तो खाद के ढिगारे में डाल देना है या फिर नदी नाले में फेंक देना है। इससे कुछ पंछी खाए नहीं, मुर्गी खाए नहीं, इसकी खाद। उसके बाद जो है, और ये हर 15 दिन में अगर हम स्प्रे करते हैं, यानी छोटी फसल रहती तब नहीं करना है, लेकिन जब हमारी फसल तैयार होने में आती है तब से उसका प्रयोग करना है। तो 2 बार अगर स्प्रे करते हैं तो हमारे खेत में इल्ली या कोई कीट हमारी फसल का कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें इमामेक्टिन, कोराजन, ये दोनों इसके घटक उतर जाते हैं। ये लैब टेस्टिंग की है, इमामेक्टिन, कोराजन दोनों इसके घटक उसमें उतरते हैं, इसलिए इल्ली 3 दिन में पूरी खत्म हो जाती है। और जो रेगुलर यूज के लिए जो कीटनाशक है वो भी कल आपको बताऊंगा कि जो कभी भी हम कौन सी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि मैं आपको बता दूं और आप बनाए और स्प्रे कर ले तो फसल में कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। इसलिए हर दवाई का एक एक इससे टप्पेवारी से आपको बताऊंगा और आपको एक एक पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अभी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, अपना प्रश्न किया आपने? नहीं जी ओम, उनका समय हो रहा है तो उनको जाने दें, कल अपन उनसे बात कर लेंगे। जी ओम। जी जी, कल हाँ चर्चा होगी, तब तक आप चर्चा कर लीजिए, ठीक है। ठीक। आज जो अभी चर्चा हुई है, इस पर आपने हमें पहले भी इसी चीज की जानकारी दी थी, परंतु पहले आपने कहा था बाजरे को जो है वो वही आज भी वही बताया है, पर हमने उसका प्रयोग अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहली बात है, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर इसका हम स्वयं भी कोई रिजल्ट नहीं बता पाएंगे कि क्या हुआ। परंतु जैसा इन्होंने कहा है, जैसे नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा अभी मूंग का समय आ रहा है, तो कल हम इस विषय पर भी उनको बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि फसल पर इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, तो इस बात को जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी दवाई को हमें कब डालना है, क्योंकि यदि छोटे में हमने इन्हीं दवाइयों को डाल दिया तो उसका प्रभाव और भी हो सकता है। तो इस पर निश्चित रूप से हमारे मुख्य वक्ता को हम कल सुनेंगे। अभी जो चर्चा है वो केवल हम सामान्य चर्चा करके, अब जो बचा हुआ समय है लगभग 17 मिनट हमारे पास है, उसका उपयोग तो मैं आदरणीय हमारे सुमित जी और आदरणीय शरद वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाए। पहले आदरणीय सुमित जी। अ, मेरा एक और प्रश्न था, शायद यहाँ पर और भी उत्तर मिल पाए। जो भी मार्केटिंग कर पा रहे हैं उसके आधार पे, अभी इनका तो एफपीओ था तो शायद ये अच्छे से व्यवस्था करते होंगे। फिर भी मैं जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं उनसे तुलनात्मक मैं चाह रहा था कि कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, एक अकेले किसान का या फिर एफपीओ का, उसका रिपीट कस्टमर्स का हम कैसे डेटा बनाते हैं कि वो अ, हमारे पास रिपीटेड रहे और वो पहले बार कैसे जुड़े, मौत पब्लिसिटी से हुआ या कुछ सोशल मीडिया से जुड़े। तो जो बारीकी से बड़ी कंपनियां काम करती हैं कि वो तो सोशल मीडिया में भी इस लेवल तक जाएंगे कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े। तो हमें मेन चैलेंज तो मार्केटिंग का है, उस पे भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन हो कि किसी किसान ने या किसी समूह ने इस बारे में गहराई से सोचा कि हम पीछे क्यों हैं। हम रोना तो रोते रहते हैं कि
किसान बेचेगा क्या, मगर वही चीज़ हम उनसे सीखें जिससे हमारा कंपटीशन है, कि वहाँ पे स्पेस बनाना है। वो जो गुड़ा भाग करते हैं कि इस रेट से मार्केट बढ़ रहा है, इस वाले का इतना मार्केट में हिस्सेदारी है, और फिर वो जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि डिस्काउंट और वो अनावश्यक का कूपन, जबकि तो वो सब चीज़ें हम भी करें, जस्ट मिमिक द मतलब जो वो करते हैं वही करें, और फिर हम अपना स्पेस बनाएं। तो ऐसा किसी आप वरिष्ठ जनों का अनुभव हो तो बताइएगा। धन्यवाद। हमारे योगाहार ग्रुप में तो सर अभी तक ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो व्यक्तिगत व्यक्तिगत ही कर रहे हैं। नर्मदापुरम के संदर्भ में यदि हम बात करें, वैसे इटारसी में एक जैविक बाजार निश्चित रूप से खुला है और उसमें मात्र 5-6 किसान आते हैं और इससे ज्यादा कोई किसान नहीं आते। आदरणीय तिवारी जी का हेडरेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने प्रश्न करें। जी वो। जी सादर प्रणाम। मेरा मुख्य अतिथि जी से क्वेश्चन था कि खरपतवार खेत में बहुत आ रहे हैं, उसके लिए कोई है क्या उपाय उनके पास? सर ये प्रश्न कल उनसे करेंगे, कल वो रहेंगे तब उनसे प्रश्न करें, ये है ना। ये प्रश्न बहुत बार अपने योगाहार में हुआ है, पर इसका कोई निराकरण अभी तक आया नहीं है। जी जी हो। नहीं, निराकरण है दादू, क्यों नहीं है। आप पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म में क्रॉप को लगाएं और छोटे छोटे यंत्र आते हैं उनसे निंदाई करें। जी 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 जी। आपको एक यूनिफॉर्म में लगाना पड़ेगा जो भी क्रॉप लगा रहे हैं। छिड़क की विधि से नहीं लगाएंगे आप, बढ़िया उसको एक डिजाइन करवाइए और उसको विधिवत अपना एक यूनिफॉर्म में क्रॉप को लगाओ। आप रो से रो की आपकी दूरी निश्चित करो, प्लांट से प्लांट की दूरी निश्चित करो, और उसके बाद उसमें आपके बहुत अच्छे छोटे छोटे यंत्र आ गए। आजकल तो 10 से 15 हजार में ही निंदाई के छोटे यंत्र आ गए जो आपको इजीली आपकी क्रॉप को नींद के रख दे। और नहीं तो आप अपने जो नंदी है उसको भी ट्रेंड कर सकते हो। एक नंदी का सिंगल बक्खर आता है जिसके माध्यम से आप कुल्पा और बक्खर चलवा सकते हो। जी हो। जी जी जी। मैं अगले वक्ता के लिए आदरणीय शरद भैया ही को ही आमंत्रित कर रहा था, तो उन्होंने अभी निदाई के संबंध में जो जानकारी दी है वो तो है ही, इसके अलावा भी वो चर्चा को आगे बढ़ा। जी हो। जी, और बहुत अच्छा। जैसे मैं तिवारी साहब से पूछूंगा कौन सी क्रॉप में आप निंदाई चाहते हैं। इसमें तो जैसे खरीफ में भी जब अपन लगाते हैं तो बहुत सारे खरपतवार, जैसे कोई सब्जी बोए, बहुत सारे खरपतवार आ तो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो आप उनको मल्चिंग के द्वारा, जैसे आपका भुट्टे का अगर ऊपर का जो फुकला निकला रहता है भुट्टे का, उससे आप अगर मल्चिंग करते हैं तो बिल्कुल कचरा नहीं उगेगा। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है जो मक्के के ऊपर का फुकला होता है। दूसरा, आप मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं, आजकल हॉर्टिकल्चर दे रहा है। तीसरा, आप उसको यूनिफॉर्म लगा के छोटे छोटे यंत्रों के द्वारा भी आप उस बीटीसाइड को निकाल सकते हैं। तीसरा, एक ऐसा भी है कि आप जैसे क्रॉप रोटेशन, अगर ये देखा गया है कि जो बेल वाली चीजें आप लगाते हो सब्जियों में, लौकी, गिलकी, करेला, इन चीजों को जब आप मचान पे चढ़ाते हैं और नीचे जो आपका कचरा रह जाता है, तो जैसे गाजर घास है, तो गाजर घास को काट के अगर आप बोरियों में रखते हैं, जो आपकी प्लास्टिक की बोरी आती है पॉलीथीन के अंदर, तो आपका बीज बनना बंद हो जाएगा और उनको बोरियों में भर भर के आप उनको रखते जाइए और कुछ समय बाद उनको डिकम्पोज कर दीजिए, तो वो धीरे धीरे उसका सीड भी सड़ जाता है। उसको अपनी गोबर की खाद में मत जाने दीजिए, या जी वहां पे मेड़ों पे मत पटकिए। मेड़ों पे पटकने के बाद क्या होता है, वो बीज अच्छे से पक जाता है
और वो फिर जो पौधा है वो हजारों बीज बनाता है। तो जिस चीज की आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको वहां पे अपने जो बोरी के निकले हुए बैग आते हैं या जो प्रोम की बोरियां हैं, आप उन बोरियों के अंदर आप उनको रखें और उनको आप एक गड्ढे में डाल के या एक ड्रम में डाल के उनको डीकम्पोज कर दे। तो वो आपके वहां से धीरे धीरे बीज की मात्राएं कम होने लगेगी और आप देखोगे कि 1-2 साल में हमारे खेत से गाजर घास की बिदाई हो गई। ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। जी जी जी। हाँ जी। दूसरा, आप यूनिफॉर्म में लगाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल मल्चिंग आ गया, ड्रिप आ गया, हॉर्टिकल्चर भी बहुत आगे तेजी से जा रहा है। और जैविक पद्धति से आप करना चाहते हो तो आप नंदी, एक छोटे नंदी को भी, जो साहिवाल का जो बच्चा आता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है, इस चीज को देखा हमने। तो ऐसे देसी गाय के बच्चे को भी आप सिंगल कुल्पा कहते हैं, उसको सिखा सकते हैं आप। जी ओम प्रणाम। जी जी अब ओम। मैं आदरणीय ओम। पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज की चर्चा पर अपने वक्तव्य दें। जी हो। आदरणीय पवन सर हैं नहीं, तो जी जी मेरा निवेदन है सदन से कि वर्तमान में गेहूं की फसल बोई गई है, रबी का सीजन चल रहा है, इसमें एक ही फसल पर चर्चा की जाए कि अभी हम यूरिया डाल रहे हैं, जो किसान यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया का ऑप्शन क्या है, सरल तरीका क्या है जो किसान कर सके, डाल सके, और यूरिया की जगह हम जो है अपना जैविक खाद बना करके वर्मी कंपोस्ट या पंचगव्य या जो भी उपाय हो उसके लिए इस पर हर कार्यक्रम विशेष ध्यान दिया जाए, यही सवाल किए जाएं तो अभी किसानों का हम जो है जो यूरिया से बचा सकते हैं, लुटने से बचा सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारी फसल जब पकने पे आ जाएगी तो फिर हम गर्मियों की फसल की मूंग की चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ जो है जो चल रहा है हमारा, इसी पर ध्यान दिया जाए, अपने अपने अनुभव सभी से पूछे जाएं ताकि जो है हम किसानों को बता सकें। जी हो। जी, तो पहले तो कल जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं उनका अपना अनुभव है, तो कल इस चर्चा को इसी विषय पर जो है केंद्रित करेंगे कि आप जो है गेहूं और चना जो वर्तमान में फसल लगी हुई है इसके संबंध में हमें जानकारी दें। और अभी जिन भाइयों को के अनुभव यदि हैं तो वो यदि हैंड रेस करेंगे तो हम उनको सादर आमंत्रित करेंगे कि जो हमारे राज प्रभारी जी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर किसी के पास है तो वो दें। जी हो। जी मैं दादू, हमने इसलिए कहा है कि अभी जो हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय वैभव भाऊ जी ने जो कहा है कि हम 1 एकड़ जमीन में आधा किलो घी मिलाएंगे उसमें, ठीक है, पंचकप बनाने में, तो आधा किलो घी का कितना रेट होता है, कम से कम 300-400 रुपए तो होते ही है, और इतने की एक एकड़ में आदमी यूरिया की बोरी डालता है, तो हमें जो है उसकी लागत कम करना है और आधा किलो घी हमें लग रहा, हमारे हिसाब से ज्यादा लग रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा और चर्चा कर लें। अनुभव और भी आपने अपने अनुभव बताएं जिन्होंने डाला है और डाल के उसका परिणाम देखा है, ऐसे किसान कोई जुड़े हैं या जो भी जिनने किया है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या क्या उपाय किए हैं वो बताने का कष्ट करें। जी जी मैं इस चीज में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जी यूरिया की पूर्ति के लिए सबसे पहले आपकी जमीन का जो कार्बन है वो कितना जा रहा है, वो सबसे पहले आप अपना परीक्षण कराइए। ये देखा गया है कि जो भी ये भी करते लेकिन मिट्टी परीक्षण कभी नहीं करवाते वो लोग, उनके पास मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट कभी नहीं रहती। और जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो भी मिट्टी परीक्षण में क्या करती हैं कि वो भी सिर्फ सैंपल लेना जानती हैं, लेकिन वो कभी वो नहीं देती रिजल्ट
कि भैया ये सैंपल ले लिया तो आपका रिजल्ट है ये, वो नहीं बताती। सैंपल तो दुनिया लेती है, लेकिन कोई भी किसान आज डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि मेरी जमीन का ये कल टेस्ट हुआ, इसमें इतना कार्बन है, इतना ये है, इतना जिंक है। सबसे पहले अपनी जमीन का मिट्टी परीक्षण करावा में, फर्स्ट। दूसरा, आपका कार्बन कितना परसेंटेज है उस पे जामे। अगर आपका 2 से कम है कार्बन, तो फिर आपको बहुत ज्यादा यूरिया की, इनकी जरूरत पड़ेगी, जिनकी पूर्ति आपको करनी है। अगर आपका कार्बन 3 से ऊपर आ रहा है, तो आपको यूरिया जो आपके प्लांट में लगने वाला है वो बहुत कम मात्रा में लगेगा। नेचुरली आप अपना एजोबैक्टर डाल के भी काम चला सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपकी जमीन की स्वास्थ्य के विषय में तो पता चले कि आपके जमीन का स्वास्थ्य कैसा है। अगर आप स्वास्थ्य बताएंगे कि भाई हमारा ये जमीन का ये रिपोर्ट आया है, इसमें अब इस चीज पे आप हमें बताइए कि कार्बन हमारा इतना कम है, नाइट्रोजन इतना कम है, फिर हम लोग उस पे, मतलब उस पे मेरे ख्याल वैज्ञानिक लोग ज्यादा अपने को बता पाएंगे। एजोबैक्टर का उपयोग अगर बहुत अच्छे से सीड में अपन लगा के करते हैं तो बहुत कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। दूसरा ये कि अपने खेतों में जैसे आपने एक बार गेहूं लिया और दूसरी बार अगर आप उसी क्रॉप रोटेशन में चना लेते हैं, तो भी फिर आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति आने वाले सालों में होती है। अगर गेहूं के ऊपर गेहूं लिया जाए बार बार, तो भी आपका जो है, आपको नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्लांट पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है। 1 एकड़ में अगर आप जैसे गेहूं का आपका बीज हमने बनाया 40 केजी, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि 1 कुंटल बीज डाल देते हैं 1 एकड़ में, तो वो भी गलत है। आपको प्लांट पॉपुलेशन जितनी रखनी चाहिए और उतने ही आप प्लांट उसमें रखें। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं 40 किलो, तो आप 40 किलो 45 किलो क्यों नहीं रखते? आपको 1 कुंटल गेहूं डालने का कौन सा एक फार्मूला है आपका? तो आप अपनी 1/4 एकड़ जमीन में जो रिकमेंड है उतना डाल के देखें, तो मेरे ख्याल आपको उसमें भी आपको यूरिया की मात्रा कम लगी। अगर आप 1 कुंटल बिजाई करते हैं तो फिर उसमें आपको यूरिया की मात्रा ज्यादा लगेगी। दूसरा, जो खरपतवार हैं आपके छोटे छोटे, जो भी खरपतवार वहां पे जो उग रहे हैं, वो खरपतवार को अगर आप डिक्स एरो है, आपका रोटावेटर है, इनसे मिलाते हैं जमीन के अंदर, तो भी आपको ये नाइट्रोजन की आपकी पूर्ति होती है। तो ऐसे जैविक वाले बहुत, अभी एनपीके जो है आपका जैविक में कल्चर आ गया है, वो कल्चर भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपकी क्रॉप में जो नैनो यूरिया आया हुआ है, उसको भी वो कह रहे हैं कि भाई हम आगे चल के इसको जैविक के अंतर्गत लाएंगे, तो वो भी 0.2% है मात्र। अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा वैसी लग रही है तो आप उसके माध्यम से भी उस क्रॉप को उठा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो, इनको भी धीरे धीरे इन चीजों के अंतर्गत लाया जा रहा है। आपके पास बहुत अच्छी वर्मी खाद हो, वर्मी वास हो, अगर इनका भी आप उपयोग अगर आप खेतों में करते हैं, तो भी आपके खेतों में नाइट्रोजन की जो है वो पूर्ति होती है। लेकिन बहुत अच्छा वर्मी वास, बहुत अच्छी वर्मी खाद जो है वो होना चाहिए। वर्मी खाद डालने के भी है कि भाई नमी वाले खेतों में वर्मी डाली जाए। वर्मी खाद डाल के आपको हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। कोई आदमी, जैसे हमने देखा कि गर्मियों के दिन में जब भर गर्मियों में गोबर की खाद खेतों में पटक देते हैं और वो गर्मियों में सूख जाती है वो बिल्कुल। मेरे ख्याल वो खाद में कुछ, अगर अपने केबीके से कोई होंगे तो बताएंगे, वो गोबर की खाद में कुछ रहता भी नहीं है उसमें, सारा की सारा वो जो है वो सब उड़ जाता है उससे। और वो गोबर की खाद फिर गर्मी आती, वो बारिश आती है जब वो मिलाता है। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से गोबर की खाद जो है वो पूरी आपकी, जो आपके खेत में पलेवा किया हुआ है या नमी है,
उस समय आप उस खाद को बिखेरें, तो आपके खेतों के रिजल्ट्स जो है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। इन चीजों से ही थोड़ा थोड़ा करके आप पूर्ति कर सकते हैं। बाकी आपका जीवामृतम है, ये अगर आप जैसे 1 एकड़ में 500 लीटर चला देते हैं तो इससे भी इन चीजों की कमी आती है। सबसे पहले आपके खेत की मिट्टी परीक्षण, मेरा विशेष सबसे अनुरोध प्रार्थना है कि अपनी जमीनों का मिट्टी परीक्षण अवश्य करा के रखें। जी ओम प्रणाम। जी जी ओम, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया जानकारी जानकारी। दी। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर भैया। अमित जी, जी शरद भैया, ये पूछना था, आपने जो मिट्टी परीक्षण बोला, तो सबसे विश्वस्त संस्था क्या हो सकती है? आपने जैसे बोला संदेहास्पद भी होते हैं, सही से बताते नहीं है, तो आपका क्या अनुभव है कि कहाँ से कराना चाहिए? मिट्टी परीक्षण जैसे गवर्नमेंट से लैब होती है, अगर आप इसमें एक सैंपल देवे, एक सैंपल आप पतंजलि को दे दो और एक सैंपल आप प्राइवेट को दे दो, 3 जगह। जैसे अपन डॉक्टरों को कोई प्रॉब्लम आई अपने को, तो अपन लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर से ना लेके 2-3 डॉक्टरों से अपन कंसल्ट करते हैं, या वैद्य से भी कर लेते हैं। तो अपन इसी टाइप से अपन इसमें भी यही माने, अपन 3 जगह से कराइए। 3 जगह से अगर आपके जो है, भले गवर्नमेंट की लैब से आप कराएं, एक इंदौर की लैब से करा लो, एक भोपाल की लैब से करा लो, एक अपना पूना की लैब से करा ली। अब तीनों लैब के आप अगर गवर्नमेंट लैब का भी एक से ही वो नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता कि वो तीनों आपस में बात कर ले, तो वो कम से कम आपको जो रिजल्ट्स हैं कुछ अच्छे आएंगे। और दूसरा, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको जैसे चाहिए है, तो आजकल प्राइवेट लैब्स भी बहुत अच्छी आ गई। इफ्को वालों की लैब है, इफ्को वालों से आप, अगर आपके पास में इफ्को सेंटर हो तो आप उनसे भी सैंपल, लेकिन कम से कम 3 जगह का सैंपल ले में आप। जी, जी। मिट्टी देखिए, परीक्षण बहुत ही जरूरत है, इस पे मतलब कोई काम नहीं करता है। और बहुत सारे वो चल रहे हैं, लेकिन वो बस मिट्टी ले जाते हैं सैंपल, आज तक रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने कभी भी। मेरे पास तो भी ये सरकारी बड़ा थैला पड़ा मुझे हुआ है। वो है। जी। मेरे पास भी वो सरकारी थैला पड़ा हुआ है, आए थे, करेंगे करेंगे, कभी किए ही वही नहीं। वो है, मतलब मैं एक्चुअली चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत जगह आप सैंपल सब बुलवा लेते लेकिन होता नहीं। आप इफ्को पे करा लीजिए। और अभी अपने यहाँ जो जो वो वर्मा जी है, यूपी से जुड़ते हैं ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी लैब डलवाई है, बहुत आधुनिक लैब। मतलब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के विषय में भी पता चल जा रहा। लखनऊ, ये मैं अपने लखनऊ सैंपल भेजने वाला हूँ, अगर उस उनके माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं, अगर आप सर्च जी, करेंगे ना मिट्टी परीक्षण के लिए, बहुत तेजी से आगे आ रहे। और जब तक आपका कार्बन 3% से ऊपर नहीं आएगा, तो आप ऐसे भी जैविक खेती करने के लिए वैलिड नहीं हो आपकी खेती। बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन पहला हाँ, है अगर चैलेंज। आप कहते हो कि साहब मैं तो बहुत बढ़िया जैविक करता हूँ, और तुम्हारे खेत में अगर हमने मिट्टी परीक्षण किया और 2 से कम जैविक आया, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन जैविक है ही नहीं। आप कैसे कर रहे हो उसको? मैंने अभी 15x10 का गड्ढा कराया है बायोचार और बायोचार बनाने के लिए। जी जी जी, मेरे बहुत मेरे सामने जंगल में क्या है, चुनौती भी है लैंटाना का, जो जंगल को बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत तो सुंदर, दोनों काम उसका हो बहुत जाएंगे। अच्छा पत्ता है उसका। जी हाँ। जी, बहुत अच्छा है। जो आप तो कार्बन बढ़ाओ खेतों में, बहुत सबसे सख्त जरूरत है इस समय खेतों के कार्बन की और क्रॉप रोटेशन की। 2 चीजों पे अगर ध्यान दे ले तो बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चीजों से हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि आपका जो खेत है ना, अगर आपको लगता है कि हमारे में कीड़ा मकोड़ा आ रहे हैं, जैसे मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई है, तो थोड़ी सी आप गेहूं में ज्यादा का चूसक कीड़े ये आते हैं, तो आप क्या करो, एक लाइन भिंडी की डाल दो, तो वो सारे कीड़े भिंडी खाते रहेंगे, आप भिंडी को छीयो भी मत। मतलब कीड़ों को खाने के लिए भी आपको थोड़ी सी जगह आपके खेत में देनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा कि हमारे खेतों में हमने एक छोटा सा घर बनाया, आपको फोटो डालेंगे। उसमें बहुत सारी जैसे लकड़ी छेद वाली डाल दी, और उसमें बहुत सारे अपने भुट्टे पटक दिए, तो जो खेत के कीड़े हैं वो वहां ऑटोमेटिक चले गए, और वो बेचारे दीमक अपना अपना घर अपना सब, तो एक छोटा सा उनका घर टाइप का बना दिया, तो सारे खेत के कीड़े वो उस घर में चले गए, उनका सब बना दिया, अपने ईंट पटक दी,
कुछ पुरानी लकड़ी पटक दी, कुछ अपना ये भी जो निकला हुआ है वो पटक दिया। तो खेत के जितने भी छोटे मोटे जो सूक्ष्म कीट हैं, वो बेचारे उनको एक बसेरा मिल गया। आप उनको भी तो जगह दो थोड़ी सी। आदमी देता ही नहीं अपने खेतों में, बिल्कुल मेड़ से मेड़ साफ रखता है एकदम। भाई आप एक एक पट्टे में जनरल चीजें पटक दो, होने दो, उसमें कचरा होने दो, विभिन्न प्रकार की रस चूसक कीड़े लगने दो, वो आपकी क्रॉप कम से कम 80% सुरक्षित रहेगी। अगर आप उनके लिए घर, मकान, खाने का 1/4 जगह में दे देते हैं तो आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। जी आपका इतना अच्छा अनुभव है और जानकारी है, मतलब आपके रील्स आने चाहिए। हमारे पास फालतू रील्स पहुंचते रहते हैं। जी जी जी। नहीं बहुत मतलब ये सर बहुत है, जैसे अभी दीमक भगाने के पीछे जी अगर ओम। लग जाता है। जी ओम सर, प्रणाम। अब समय हो गया है और रंजना जी बहुत डांटती है अपने से, तो इसलिए अभी हम लोग जो है अपने इस सत्संग का समापन करेंगे। तो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम जो प्रश्न चल रहे हैं ये भी बहुत अच्छे चल रहा है। सुमित जी बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, किसानों के उपयोगी है, सब चीज़ है। तो कल हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। हम सब आपका हृदय से आभार करते हैं, हमारे सदन का हृदय से आभार है। और आज के सत्संग को यहीं पर हम सत्संग का समापन करते हैं। जी ओम, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 श्री श्री राम। राम। वो मैंने कुछ बोला सुनाया भी कि नहीं? मैं मेरे को ध्यान भी नहीं है। जी ओम, जी ओम।